देखिए क्या है रोलिंग मोशन। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको रोटेशन मोशन स्टार्ट किया था तो बताया था कि हम यहाँ पर रोटेशन मोशन को समझने की कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जैसे कि एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो एक्सिस को इटसेल्फ क्या करे, ट्रांसलेटरी मोशन करे, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था व्हील ऑफ द कार का। तो अगर आप कार के व्हील के मोशन को देखेंगे तो वो रोटेट भी होता जा रहा है और वो जिस एक्सिस पे वो रोटेट हो रहा है वो एक्सिस क्या करेगी, वो भी करेगी। करेक्ट है क्या? ऐसे केस में जो मोशन होता है उसको हम प्योरली रोटेशनल मोशन को बोल ही नहीं सकते। और इसमें आप किसी भी पार्टिकल को देखेंगे, मैंने आपको बताया था प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, सारे ही पार्टिकल्स के जो सर्कुलर जो ट्रैजेक्टरी है वो कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी रोलिंग करते हुए बॉडी के अंदर किसी पार्टिकल को देखेंगे तो एक पार्टिकल जो यहाँ पर है वो ऐसे जब मोशन करके लौट रहा था तो वो आगे नहीं बढ़ता जा रहा था, उसकी ट्रैजेक्टरी काफी डिफरेंट है, कुछ इस तरीके की। समझ पा रहे क्या? किसी पार्टिकल की अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो उसकी ट्रैजेक्टरी काफी डिफरेंट आपको दिखने वाली है। तो प्योर रोटेशनल मोशन के ही अंदर केवल आपको सारे के सारे पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी कैसी मिलेगी, सर्कुलर। इससे हट करके अगर कोई मोशन है तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ और आपको ऐड करने की जरूरत है। फिलहाल ये रोलिंग मोशन पे आ रहा है। रोलिंग मोशन इज अ काइंड ऑफ कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन मैंने क्यों बोला है, इसका भी मतलब समझ आएगा आपको। मैं बोल रहा हूं आपसे कि लेट्स से ये व्हील है जो इस एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, बट ये एक्सिस इटसेल्फ आगे की तरफ जा रही है। फिलहाल के लिए इस व्हील का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, ऐसा मैंने माना हुआ है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी bcm मैंने अज्यूम की हुई है, और इसके ही अबाउट ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से। सुना भाई, ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल्स इसी 10 मिनट में बनते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो एक व्हील है जो इस एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, और ये ले ठीक है। ये डायग्राम आपको देखकर क्या आइडिया लग रहा है कि ये व्हील इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट हो रहा है, और ये जो एक्सिस bcm वेलोसिटी से आगे जा रही है, ऐसे ही ना। तो इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं दो अलग अलग पार्ट में। हम बोलते हैं कि भाई हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये एक चीज पढ़ी थी कि हम मोशन को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि वर्टिकल मोशन था, मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉडी ऐसे जाती है, पार्टिकल ऐसे जाता है, फिर लौटता है। मीनवाइल अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी उसके पास हो, तो ये ऐसे जा रहा था और ऐसे लौट रहा था, उसी टाइम में क्या हुआ, आगे भी शिफ्ट हुआ। तो हमें पाथ ऐसा ना दिख करके ऐसा दिखा, ऐसा ना दिख करके ऐसा दिखा। याद है क्या? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक से ज्यादा मोशन छुपे हुए। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बॉडी थी जो इस एक्सिस के ओर रोटेट हो रही थी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन उसी टाइम में जब ये बॉडी रोटेट हो रही थी, उसी ड्यूरेशन में ये पूरी बॉडी आगे ट्रांसलेट भी हो रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही? ये जब रोटेट हो रही है इस एक्सिस के ओर, इस एक्सिस के ओर जब ये क्या कर रही है भाई, रोटेट हो रही है, तो एक मोशन तो इसके अंदर छुपा हुआ रोटेशनल मोशन, एंड सेम वे ये बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, और दोनों मोशन का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपको यहां पर दिख रहा है कि ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन कर रही है। बात समझ आ रही आपको? तो मतलब रोटेशनल मोशन कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, सॉरी रोलिंग मोशन कुछ और नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन है किसका बेटा, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या है बाय डिफॉल्ट, रोलिंग मोशन। क्या इस बात में किसी को डाउट है? बताइए, बोलो यार, कुछ बोलना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं काम चलेगा। क्या इस बात में किसी को भी कोई डाउट है? कुछ भी कोई डाउट आ रहा है अगर इसमें, इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूँ फिर से डाउट आएगा इसमें, तो अभी बता दो अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है। नहीं ना? अच्छा, मैंने बताया हुआ है ना ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं, बताया हुआ मैंने। किसको बोलते हैं प्योर
बॉडी से आगे जब सारे के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से पैरेलल ट्रैजेक्टरीज के अलोंग जा रहे हो तो उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। जब सारे के सारे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अबाउट एग्जैक्टली पैरेलल सर्कल्स बन रहे हो तो वो क्या, कौन सा केस, रोटेशनल मोशन, ऐसा ही है ना। ओके, तो ये बात मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गई कि रोटेशनल मोशन को अगर आपको समझना है तो आप इन दोनों को अलग अलग तो सॉल्व कर ही सकते हैं, आप इन दोनों चीजों को अलग अलग तो जानते ही हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम रोलिंग मोशन को आगे जो भी हमें करना होगा वो कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये एक डायग्राम बनाना होगा, बट उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें और कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे कि थोड़ी देर में मैं यहाँ पर ग्राउंड निकाल रहा हूँ तो किसी को डाउट तो नहीं आएगा कि सर ये गिर क्यों नहीं रहा, होता है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको सपोज करो कि एक बॉडी है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है अपने सेंट्रल एक्सिस के ओर, और वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है किससे, v वेलोसिटी से। v को या v से को एक ही बात है, देखो कैसे। इस डायग्राम के अंदर मैं मान रहा हूं कि मैं केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन को देख रहा हूं। अगर मैं केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन को देखूंगा तो इन दैट केस सारे ही पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मोशन करते हुए हमें दिखेंगे। सही कहा मैंने? मतलब यहां पर जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी, यहाँ वाले की और यहाँ वाले की करेक्ट ना। यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी कितनी, पक्का है ना, बोलो। और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल लेंगे तो उसकी कितनी, जीरो, कितनी, करेक्ट है क्या। किसी भी पार्टिकल ले लो, उस डायग्राम को अगर आप देखोगे, केवल और केवल आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मिलेगी भी। अब किसी भी बॉडी के अंदर हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो उतनी ही होती है ना। एक सिस्टम है जिसके अंदर हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी उतनी, इसलिए इसको मैं VCM भी लिख सकता हूं। VCM भी तो V के इक्वल ही है ना, बोलो भाई। तो VCM ऐसा लिखा हुआ है जगह पर, आप ऐसा भी अज्यूम करके चलिए, ठीक है। इस डायग्राम में आते हैं, केवल इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए आपको इसको कुछ नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है। अगर एक बॉडी हो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, प्योर रोटेशन मतलब फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन अगर कर रही है, ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो उसके अंदर की हर एक पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है। जैसे कि इस पॉइंट में जो पार्टिकल है इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी इस तरह, कितनी बेटा, इस सेंस के अकॉर्डिंग r ओमेगा। यहां पर जो पार्टिकल उसके पास यहां पे जो यहां पर है उसके पास, सही है क्या, बोलो। एंड जो यहां पर उसके पास कितनी, लेट ये r/2 है, कितनी, r/2 ओमेगा, बोलो। यहां पर अगर पार्टिकल होता है एक r/2 डिस्टेंस पे उसके पास, आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हो। मैंने केवल और केवल आपको डायग्राम में दिखाया है, आप दोनों चीजें अलग अलग पढ़ चुके हैं, दोनों को अलग अलग मैंने केवल ड्रॉ करके दिखाया कि लीनियर वेलोसिटी इस डायग्राम से देखने पर भी हर पार्टिकल के पास होगी, इस डायग्राम से देखने पे भी हर पार्टिकल के पास होगी। अब जब मैं दोनों को क्लब करूंगा तो सिचुएशन कैसी बनेगी। तो मैं वापस से एक डायग्राम बना रहा हूँ, वापस यहाँ पे बना रहा हूँ, सर्कल की तरह दिख रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो मैं अभी ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी दिखा रहा हूँ। तो मैं दो कलर का यूज करने वाला हूँ, ब्लू
से मतलब ट्रांसलेशनल, ब्लैक से मतलब रोटेशन। इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी है v, इसके पास वेलोसिटी है v, d, d, as well as यहाँ पर भी वेलोसिटी है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब मैं रोटेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, सॉरी ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी कितनी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? r ओमेगा। इस पॉइंट के पास यहाँ पर सही है क्या? बोलो। अब जब आप यहाँ पर सुपर पोजिशन कर रहे हो ना दोनों डायग्राम का, दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो आपको देखिएगा इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके पास दो अलग अलग टाइप के मोशन की वजह से दो अलग अलग वेलोसिटीज है। एक है v जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होनी चाहिए, एक है r ओमेगा जो कि रोटेशनल मोशन की वजह से होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल था इस मोमेंट पर उसके पास नेट वेलोसिटी कितनी? दोनों के वेक्टर रिजल्टेंट से ही तो दोगे, कितना आएगा? v प्लस r ओमेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कितनी? v और r ओमेगा के डिफरेंस से आएगी, करेक्ट है क्या? इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी नेट वेलोसिटी कितनी? आप समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पे जो पार्टिकल उसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? v स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? बताइए भाई। यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी नेट वेलोसिटी कितनी? रिजल्टेंट में रेड कलर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी नेट वेलोसिटी कितनी? यही रिजल्टेंट। तो आप किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी नेट वेलोसिटी इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? सही बात? कोई डाउट है इसमें? नहीं, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट सी बोला है मैंने, ठीक है? और एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट पी मैंने बोला है। तो बोलो फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है इस डायग्राम को देखकर बताइए। तो सी की वैल्यू इक्वल है r ओमेगा डिफरेंस। सही कह रहा? सही है ना? ऐसे ही है ना? सी की वैल्यू कितनी? r ओमेगा डिफरेंस की। दो केस, if r ओमेगा is equal to v, क्या हो जाए? r ओमेगा और v इक्वल हो जाए तो पॉइंट सी की वेलोसिटी कितनी है इधर? ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? लगा? नहीं लगा? सो रहे हो तो कहाँ लगेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। ये कैसे हो सकता है? होता है। एंड इनफैक्ट इस केस को हम बोलते हैं कि ये है प्योर रोलिंग का केस। कौन सा केस? रोलिंग के अंदर भी यहाँ पर एक स्पेशल केस, प्योर रोलिंग, और इसको हम बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। समझ में आया क्या है इसका मतलब? समझ गए? बेसिकली जब आप यहाँ पर किसी व्हील को ऐसे रोटेट करा रहे हो, जब आप किसी व्हील को रोटेट करा रहे हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगातार चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, वापस से एक डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे समझा दो। अभी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में कौन सा पॉइंट है? कोई भी नहीं, हवा में है। कौन सा? ये वाला पॉइंट। आफ्टर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। लेट से पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8। कौन सा पॉइंट कांटेक्ट
कांटेक्ट में है? 8 नंबर। लॉक नहीं बना दो। आफ्टर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम नेक्स्ट पॉइंट जो कांटेक्ट में आने वाला है वो कौन सा है? 9 या 7। 7 कौन सा आने वाला पॉइंट? 7 पर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगातार चेंज हो रहा है भाई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन एट अ टाइम जो भी पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है विद द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट वो कैसा है? रेस्ट पे। बात समझ आ रही है आपको? स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद देखोगे आप 7 वाला कांटेक्ट में आएगा। ये हर एक मोमेंट में चेंज हो रहा है। मैंने तो लेवलिंग बहुत दूर दूर की है। एक्चुअली में इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो हर एक इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता जा रहा है। बट किसी इंस्टेंट पर अगर आप एक पिक्चर क्लिक करोगे तो उस इंस्टेंट पे जो पॉइंट कांटेक्ट में था उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? इस केस को हम क्या बोल रहे हैं? प्योर रोलिंग। जब कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस इंस्टेंट पे वो कांटेक्ट में है उस इंस्टेंट पे वो स्लाइड नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू अदर कांटेक्ट सरफेस, वो स्लाइड नहीं हुआ। स्लाइड होने की टेंडेंसी उसकी नहीं है, बल्कि ये ऐसा कुछ चल रहा है। क्लियर है क्या? बोलो, किसी के पास रिंग है? सर ये लीजिए सर। हाँ ये देखो सब है यहाँ पर। तो भाई अभी जैसे ये है ना, अगर आप इसके मोशन को देखेंगे तो जब प्योर रोलिंग की बात कर रहे हो तो प्योर रोलिंग के केस में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो स्लिप नहीं कर रहा है। इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ दिखेगा नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होते हुए। पर प्योर रोलिंग के केस में क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है लगातार चेंज हो रहा है और जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो स्लाइड नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन पे स्लाइड हो। क्लियर है क्या? तो सिंपली यहाँ पर इस केस में किसी भी इंस्टेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है वो अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई नहीं हो रही, केवल और केवल रोलिंग हो रही है, वो भी बिना स्लिपिंग के। बट अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो कुछ डिफरेंट केस। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो कुछ डिफरेंट केस। देखो पहला केस, आर ओमेगा बी से ज्यादा है एंड दूसरा केस आर ओमेगा बी से कम है। अगर आर ओमेगा बी से ज्यादा होगा तो पॉइंट सी जो था उसकी नेट वेलोसिटी किस तरफ आएगी? बोलो भाई, आर ओमेगा ज्यादा है और बी कम है। नेट वेलोसिटी कितनी है इसकी भाई? पीछे की तरफ आएगी ना। पॉइंट सी की नेट वेलोसिटी किस तरफ? पीछे की तरफ। अगर पॉइंट सी की नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी दैट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लाइड हो रहा है उस मोमेंट पर, तो फ्रिक्शन भी लगेगा। किस तरफ? ऑपोजिट। जहां पे भी स्लाइडिंग हो रही होगी स्लाइडिंग की टेंडेंसी को अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग गया भाई? आगे की तरफ फ्रिक्शन लग गया इसके। फ्रिक्शन आगे लगे। एंड अगर आर ओमेगा कम हो बी ज्यादा हो इन दैट केस पॉइंट सी के पास जो बी है वो ज्यादा, आर ओमेगा कम। तो बताओ इस पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी इस तरफ आ गई है क्या इस बार? तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा क्या इस बार? बताइए। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? कुछ ऐसा हो रहा है। अब इसके एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल से। आपने देखा है कि अगर किसी बाइक को आप सडन एक्सेलरेशन दो तो उसके बाद वो पहले व्हील उसको थोड़ा स्किड करते हैं फिर आगे जाती है। तो रोलिंग तो स्टार्ट हो जाती है बट स्लिपिंग होती है पहले स्टार्टिंग में। अगर आपने सडनली बाइक को सडनली एक्सेलरेट कराया है तो क्या होगा? स्लिपिंग होगी फिर आगे स्टार्ट होगी। तो इनिशियली पहले वहां पर स्लिपिंग हुई है फिर रोलिंग स्टार्ट हो पा रही है। और वो भी अगर आप व्हील के मोशन को देखेंगे तो व्हील अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा क्या हुए होते हैं? अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा रोटेट हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो एट दैट टाइम ओमेगा ज्यादा आ गया। क्लियर क्या? उस ओमेगा की वजह से आर ओमेगा ज्यादा था और वी अभी उतना नहीं प्रोड्यूस हो पाया था। तो उसकी वजह से नेट वेलोसिटी किधर लगी? पीछे। नेट वेलोसिटी लगी नहीं। नेट वेलोसिटी किधर थी? पीछे। एंड फ्रिक्शन किधर लगा था उस टाइम पर? आगे। और उसी फ्रिक्शन की वजह से फाइनली फिर वो आगे मूव कर पाए। क्लियर है? और
बाइक जा रही है, स्पीड में जा रही है, आपने सडनली ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, ब्रेक लगाने से अच्छा क्या होता है, रोलिंग को स्टॉप करता है, वो रोटेशन को स्टॉप करता है। ब्रेक शू जो होते हैं वो व्हील के रोटेशन को स्टॉप करते हैं। क्लियर क्या? तो ओमेगा कम होने लगा, जब आर ओमेगा कम होने लगा और वी से भी कम होने लगा, तो वेलोसिटी किधर आगे, फ्रिक्शन किधर पीछे, और ओवरऑल ये जो फ्रिक्शन है ये रिस्पांसिबल है स्लो डाउन होने के लिए। बात समझ आ रही है आपको? तो ये दो एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर कोरिलेट करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए।